नमस्कार मित्रों, फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग यूट्यूब के चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आप लोगों के सामने एक बार पुनः हाजिर हुआ हूँ हिंदी शिक्षण को लेकर। और यह जो हिंदी शिक्षण है, यह आकलन हम लोग पढ़ रहे थे। आकलन जो हमने पढ़ा था वो पिछली वीडियो, तो आकलन का ही ये सेकेंड पार्ट है आप लोगों का, क्योंकि जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और उसके साथ साथ आपको वीडियो देखने में बोरिंग ना महसूस हो, तो इसीलिए जो है कि वीडियो के हम जो पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े ना करके छोटे पार्ट में आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपकी जो रुचि है वो रुचि भी बनी रहे और आपकी जो क्षमता और योग्यता है वो अच्छे से एक बार आप कंसंट्रेट करके पढ़ सको। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आप अपने मन को कंसंट्रेट कर सकते हो वो सिर्फ 45 मिनट तक एक बार में आप कर सकते हो। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो हम अपने मन को कंसंट्रेट करते हैं तो सिर्फ हम एक बार में, यानी अगर एक बार हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम 45 मिनट तक कंसंट्रेट कर सकते हैं, यानी 45 मिनट तक कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। बट उसके बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर चाहिए, 5-10 मिनट का। वो ब्रेक में आप चाहे कुछ खा पी लो या पानी पी लो या किसी से बात कर लो या फ़ोन पे आप कुछ व्हाट्सएप, फेसबुक या कुछ भी क्रियाकलाप कर लो, लेकिन 45 मिनट से ज़्यादा अगर आप बैठने की कोशिश करते हो तो आपका मन फिर नहीं लगेगा, फिर आपको दूसरे क्रियाकलाप करने ही पड़ेंगे। तो यही कारण है कि जो आपको वीडियो मिल रहे हैं वो थोड़े से आपको शॉर्ट में मिल रहे हैं, यानी उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपको कम मिल रहा है। तो इसीलिए मैं उसके पार्ट भी अलग अलग करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको वीडियो पूरे मिले और आपका अच्छे से मन लगे और आपकी जो चिंतन शक्ति है, स्मरण शक्ति है, उसका भी अच्छे से विकास हो सके। तो उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और यह आकलन का पार्ट 2 है। तो आकलन जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल के वीडियो में, जो लोग नया वीडियो ये देख रहे हैं वो कल के वीडियो को एक बार पुनः देखेंगे तो उन्हें आकलन पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आकलन में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आकलन होता क्या है, यानी जो अंदाज़ा लगाने की प्रवृत्ति होती है, यानी जो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं वही क्या है, आकलन है। यानी जो अंदाज़ा लगाया जाता है वही क्या कहलाता है, आपका आकलन के अंतर्गत आपका मान लिया जाता है। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे कि जो अगला पॉइंट है उसे क्या है कि बाल विवाद प्रतियोगिता कराकर तथा अंत्याक्षरी कराकर भाषा का जो आकलन है वह किया जा सकता है। यानी सीधे सीधे पहली लाइन में जो आपके सामने आता है कि बाल विवाद प्रतियोगिता कराकर तथा अंत्याक्षरी कराकर भाषा का आकलन क्या है, हम कर सकते हैं। तो जब हम कक्षा में अगर भाषा का आकलन करना चाहते हैं, अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि बाल विवाद प्रतियोगिता करानी चाहिए। यानी उसके लिए हमें क्या कराना चाहिए, बाल विवाद प्रतियोगिता करानी चाहिए। और जब हम अंत्याक्षरी का आयोजन करेंगे तो अंत्याक्षरी का आयोजन करने पर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि बालक के अंदर जो भाषा है वह अपनी भाषा को रख पाता है और अपने विचारों को भी बहुत अच्छी प्रकार से रख पाता है। तो इस कंडीशन में यही आपके सामने बनता है कि अपने विचारों को या आप अपनी भाषा का अगर आकलन करना चाहते हैं और एक आप अगर शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं तो निश्चित है कि आपको जो क्रियाकलाप करना चाहिए वो अंत्याक्षरी और वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसे जीडी के नाम से आप यानी ग्रुप डिस्कशन के नाम से भी आप जानते हो, तो इनका आयोजन कराकर आप ये क्रियाकलाप को, भाषा का आकलन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। दूसरे पॉइंट में जो बात की गई है आपके क्या है कि बच्चों के भाषा आकलन के लिए उनके भाषा संरचना से संबंधित प्रश्नों को पूछकर उनकी व्यक्तिगत भाषाओं का आकलन अच्छे से किया जा सकता है। अब देखिएगा, बच्चों के भाषा आकलन के लिए उनकी भाषा संरचना से, उनकी भाषा संरचना क्या होती है, यहाँ इस लाइन का अर्थ क्या निकल कर आएगा कि उनकी भाषा संरचना से संबंधित प्रश्नों को पूछकर, यानी जो उनकी भाषा है, उनकी भाषा का मतलब यहाँ से जो अर्थ निकल कर आता है वह आपकी मातृभाषा से है। उनकी भाषा का जो अर्थ निकल कर आता है वह मातृभाषा से माना जाता है। और जो मातृभाषा होती है वह सबकी अलग अलग होती है। सबकी अलग अलग इन द सेंस है कि अगर यूपी में आप रह रहे हो तो आपकी जो मातृभाषा होगी यूपी की वो कौन सी होगी,
हिंदी होगी, और अगर आप गुजरात में रह रहे हो तो गुजराती होगी, आप तेलंगाना वगैरह की तरफ रह रहे हो तो आपकी जो मातृभाषा होगी वह क्या होगी, तेलुगु होगी। यानी जो मातृभाषाएं हैं वह मातृभाषाएं आपकी क्या होती हैं, राज्यों के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। तो यह बात यही की गई है कि बच्चों के भाषा आकलन के लिए उनके भाषा संरचना से, यानी जो उनकी मातृभाषा है, संबंधित प्रश्नों को पूछकर उनकी व्यक्तिगत भाषाओं का आकलन अच्छे से किया जा सकता है। यानी अगर आप किसी बच्चे की भाषा का आकलन करना चाहते हो तो भाषा का आकलन करने के लिए आपको चाहिए क्या, कि जो उनकी मातृभाषा है उनकी मातृभाषा का आप क्या करो, प्रयोग करो। और जब आप उनकी मातृभाषा का प्रयोग करते हो तो आपके सामने देखते हो कि क्या निष्कर्ष निकल कर आता है कि अब आपको, अगर तेलंगाना में रहने वाला अगर कोई बालक है तेलुगु बोलेगा, तो आपको सबसे पहले ध्यान देने की बात इसमें क्या है कि आप उसके तथ्यों को ध्यान में रखोगे। यानी आप जो सोचोगे वो क्या सोचोगे कि उसकी जो मातृभाषा है, जो वो तेलुगु भाषा में या तेलुगु भाषा में बोलता है, तो आप उसी के अनुरूप ही प्रश्न करिए। और जब आप उसी के अनुरूप उसकी मातृभाषा में प्रश्न करोगे तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। और वो भाषा के बारे में क्या क्या जानता है या नहीं जानता, जो उसके अंदर व्यक्तिगत भाषा है उसमें उसको महारत हासिल है या नहीं है, इन सब के बारे में जो आपको जानकारी मिल पाएगी वह कहाँ से मिल पाएगी, आकलन के अंतर्गत आपको जानकारी मिल पाएगी। तो वही बात की गई है कि ये जो जानकारी आपको मिल पाएगी वो किसके अंतर्गत मिल पाती है, आकलन के अंतर्गत, और ये इसके दो के अंतर्गत आपको मिल पाएगी। तीसरे पॉइंट की अगर मैं इसी में बात करना चाहता हूँ कि तीसरा पॉइंट जो आपका है कि आकलन का एक तरीका यह भी हो सकता है कि बच्चों से संज्ञा, विशेषण इत्यादि का प्रयोग करते हुए कहानी लिखने के लिए कहा जाए, तो इससे भी लेखन कौशल जो इससे होगा कि इससे भी जो लेखन कौशल का है वो क्या होगा, विकास होगा। यानी लेखन कौशल का क्या होता है, विकास होता है। और जब विकास होगा तो आप उसका आकलन कर सकते हो कि जो उसके अंदर लेखन कौशल है वह लेखन कौशल कितनी मात्रा में मौजूद है और कितनी मात्रा में मौजूद नहीं है। तो उससे भी ये चीज़ को प्रदर्शित आपके किया जा सकता है। तो तीसरे पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिएगा कि आकलन का एक तरीका यह भी हो सकता है कि बच्चों से संज्ञा, इसी में विशेषण कर सकते हो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब का सहारा लेकर आप उससे क्या करोगे, एक कहानी के लिए कहोगे। और जब इन सब का प्रयोग करके कहानी लिखने के लिए कहा जाए तो इससे भी लेखन कौशल का आप क्या कर सकते हो, विकास होता है। जब बच्चों से आप संज्ञा की बात करोगे, सर्वनाम की बात करोगे, विशेषण की बात करोगे, क्रिया की बात करोगे, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इन शब्दों को लेकर उससे कहोगे कि आप एक कहानी लिखो। यानी इन सब का प्रयोग करते हुए उससे आप क्या कहोगे कि एक कहानी लिखो। तो वो कहानी क्या करता है, लिखना आरंभ करेगा। और जब वो कहानी लिखेगा तो इससे लेखन जो कौशल है वह उसका बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ जो उसकी व्याकरण में पकड़ है वह व्याकरण में भी पकड़ को क्या मिलेगी, मजबूती मिलती है। क्योंकि उसकी जो व्याकरण की पकड़ होती है, व्याकरण की पकड़ में क्या मिलेगी, उसको बहुत अच्छी प्रकार से मजबूती मिलती है। और जब व्याकरण उसका अच्छा होगा तो निश्चित है उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। यानी इसके लिए लेखन कौशल का विकास आप अच्छी प्रकार से कर सकते हो। तो लेखन कौशल यानी आपका विकास भी हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको आकलन भी मिल जाएगा। आकलन आपको क्या मिलेगा, अंदाज़ा आपको क्या मिलेगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे बात करता हूँ फिर इसी के क्रम को हटाता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा। चलिएगा देखिएगा।
देखिएगा, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जब भी, यानी क्या है कि कहानी लिखने के लिए कहते हो, तो आप एक अगर शिक्षक हो तो शिक्षक होने के नाते आप यह भी आकलन कर लोगे कि बच्चे को संज्ञा के बारे में पता है कि नहीं पता, बच्चे को सर्वनाम के बारे में पता है कि नहीं पता, बच्चे को क्रिया के बारे में पता है या नहीं पता, बच्चे को विशेषण के बारे में पता है या नहीं पता। यानी आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसके साथ साथ जो आपका अव्यय शब्द हैं, इन सभी का भी तो आकलन कर सकते हो। यानी आप संज्ञा के बारे में भी समझोगे, इसके साथ ही साथ आप सर्वनाम के बारे में भी समझोगे, इसके साथ साथ आप क्रिया के बारे में भी समझोगे, और इसके साथ ही साथ आप विशेषण के बारे में भी समझोगे कि इन सब के बारे में बच्चे को नॉलेज है या नॉलेज नहीं है। इन सब का भी ज्ञान आपको निश्चित होना ही होना है। यानी ये जो कहलाएगा ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसी के अंतर्गत आपका माना जाएगा। यानी आकलन का यह जो तरीका है वह सबसे बेस्ट तरीका आपका बनेगा, और इससे आप संज्ञा के बारे में भी जानोगे, और इसके साथ साथ सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, यानी इन सब के बारे में आप समझने की कोशिश करोगे। लास्ट पॉइंट में बात की गई है कि बच्चों के स्वयं के अनुभवों, यानी बच्चों के स्वयं के अनुभवों को लिखने के लिए या बोलने के लिए पर्याप्त अवसर देकर भाषा का आकलन किया जा सकता है। यानी बच्चों के स्वयं के अनुभवों, अब बच्चे का स्वयं का अनुभव क्या होता है, पहला पॉइंट यही से है कि अगर मैं पूछूं कि बच्चे का स्वयं का अनुभव क्या होता है, यानी बच्चे का स्वयं का अनुभव क्या होता है, तो अगर बात की जाए कि बच्चे का स्वयं का अनुभव, बच्चे का स्वयं का अनुभव होता है कि जैसे आपने उससे कहा कि बेटा आप मेला कभी देखे हो, तो बालक कहता है हाँ मैंने मेला देखा है। उसने आपने सवाल किया कि आपने मेला देखा है, तो अब बालक कोई भी हो तो कभी ना कभी वो मेला वगैरह देखने जाता है। तो आपने उससे बोला कि आपने बेटा मेला देखा है, तो बालक कहेगा हाँ सर मैंने मेला देखा है। वो बताएगा हाँ मैंने मेला देखा है, गया था बढ़िया देखने। तो जब वो बताएगा कि हाँ मैंने मेला देखा है, तो आप अब उससे पूछो, यही बात की गई है कि बच्चों के स्वयं के अनुभवों को, अब उसका स्वयं का अनुभव मेरा देखने का, लिखने के लिए आप अगर देखो कि बालक के अंदर लेखन कौशल का विकास हो चुका है, तो आप उससे कहो कि बालक ऐसा करो कि अच्छा आप इसे लिखो। तो जब आप उसे लिखने के लिए बालक को कहोगे कि बेटे आप इसे लिखो, तो वह लिखने के लिए क्या होगा, तैयार हो जाएगा। और जब वह लिखना चालू करेगा तो आप इससे भी तो आकलन कर सकते हो कि अब वह स्वयं के अनुभव, जो स्वयं के अनुभव उसके पास हैं, वो स्वयं के अनुभवों को क्या कर रहा है, लिख रहा है। और जब स्वयं के अनुभवों को लिखने की कोशिश करेगा या उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त अवसर दो, अगर वह लेखन कौशल उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो आप उससे बोलने के लिए कहो कि बेटा आप ऐसा है, खड़े हो जाओ और बताओ अच्छा मेला जो आपने देखा तो मेले में कैसे गए थे। तो बताएगा मैं मेले में गया था, अपने पापा के साथ गया था, मोटरसाइकिल में बैठ के सबसे आगे गया था, मेरी बहन भी गई थी मेरे साथ, और मैंने वहाँ बहुत बड़ा मेला देखा। वहाँ पे मैंने जो चीज़ें खाई, वहाँ पर हम लोगों ने गोलगप्पे भी खाए, चाट भी खाया, कोल्ड ड्रिंक भी पी, और इसके साथ साथ स्नैक्स भी खाए। तो इन सब के बारे में बालक क्या करेगा, सोचेगा। और देखेगा, जब बालक सोचेगा तो सोचने से उसकी जो चिंतन शक्ति है, बालक की जो चिंतन शक्ति है, चिंतन शक्ति का भी विकास होगा। क्योंकि अब उसे, अगर उसने वो मेला देखा है 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले या 1 साल पहले, तो जब आप उससे ऐसे प्रश्न पूछोगे तो उसका मस्तिष्क में चिंतन भी तो आएगा ना, यानी चिंतन की प्रक्रिया भी तो शामिल होगी। यानी वो सोचना स्टार्ट कर देगा कि हाँ मैं मेले में देखने गया था, ये किया था, वो खाया, वो पिया। तो आकलन तो आप कर ही रहे हो, आकलन तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चे की चिंतन शक्ति है, तो बच्चे की चिंतन शक्ति का भी विकास आपको देखने का मिलता है। तो वही बात की गई है कि बोलने के लिए कहना और पर्याप्त अवसर देकर, जब तक आप उसे पर्याप्त अवसर नहीं दोगे जब तक वह नहीं कर पाएगा। पर्याप्त अवसर शब्द का अर्थ यहाँ से क्या निकल कर आया है कि बालक है
और बालक जब आपसे कोई प्रश्न करने के लिए कहता है, वो खड़ा होता है बोलने के लिए, तो बोलने के लिए खड़ा हो तो हो सकता है वो कुछ देर तक सोचेगा। अब पता चला वो 10-20 सेकंड से सोच रहा है, आप कहते हो अच्छा बैठ जाओ। जब आपने बैठने के लिए उसे कह दिया तो आप उसे अवसर दो, यानी उसे अपनी बातों को रखने का आप कम से कम समय तो दो, 10-20 सेकंड दो, 1-2 मिनट दो, तब बालक सोचना शुरू करेगा। क्योंकि वो आपकी जो मानसिक क्रिया है या आपकी जो बुद्धि है वह आपकी बुद्धि के अनुसार तो कार्य कर नहीं पाएगा। उसकी जो बुद्धि होगी वो क्या होगी, कम होगी, और अपने जो क्रियाकलाप करेगा वह भी क्या होंगे, कम ही होंगे। तो आपको हमेशा यही चाहिए कि आप जो क्रियाकलाप को संपादित करो या जो कहो, तो उसके साथ ही साथ आपको एक शिक्षक होने के नाते बालक को पर्याप्त अवसर देना पड़ेगा। और जब बालक को आप पर्याप्त अवसर दोगे तो निश्चित है आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। यानी पर्याप्त अवसर देकर भाषा का आकलन उसके अंदर आप आसानी से कर सकते हो कि बालक ने जो चीज़ें सीखी हैं क्या वह सही मात्रा में सीखी हैं या सही मात्रा में नहीं सीखी हैं। तो आकलन के ये जो तरीके थे ये तरीके हैं, इसके साथ साथ आकलन के और भी तरीके हो सकते हैं, तो उन सब के बारे में भी आप तथ्यात्मक जानकारी ले सकते हो। और तो ये मैंने आपको जो बताए हैं ये कुछ प्रमुख जो तत्व थे उन तत्वों के बारे में मैंने बात की थी। और एक दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपका जो चैप्टर है आकलन, मापन और इसके साथ साथ मूल्यांकन, आकलन, मापन, मूल्यांकन, आप जितने भी पेपर हुए हैं अगर 2011 से लेकर 2020 तक के पेपरों की बात अगर मैं करूं, देखिएगा 2011 से लेकर 2020 में तो पेपर अभी आपका स्टार्ट होगा ही, 19 तक की बात कर लीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा 2020 का मतलब कि पेपर आउट करवा दिया। 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी आपके पेपर हुए हैं, यानी इन 8 सालों में आप पेपर कोई भी चाहे जूनियर लेवल का लेके देखिएगा चाहे प्राइमरी लेवल का पेपर लेके देखिएगा, निश्चित है आपको जो क्वेश्चन है वह आपका आकलन से, मापन से या मूल्यांकन से, इन तीनों चैप्टरों से आपको क्वेश्चन मिलना तय है। यानी इन 3 जो चैप्टर आपके सामने हैं इनमें से आपको ज़रूर 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। यानी इनमें क्या है कि 2 से 3 चैप्टर हैं और इन चैप्टरों में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो इसीलिए आप इन चैप्टर को जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ इनको बहुत ध्यान से पढ़ना और इनके बारे में आप जानने की कोशिश करना। और जैसे ही हमारे शिक्षण ख़त्म होता है हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा और निश्चित है आप लोगों के 25+ नंबर आने ज़रूरी हैं। तो ये था मापन, ये था हम लोगों ने जो पढ़ा अभी तक, वो किसके बारे में पढ़ा कि आकलन क्या है, इसका प्रयोग कैसे करना है और इसकी ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत के साथ साथ जो आपका आकलन होता है एक शिक्षक को आकलन कैसे करना चाहिए। और मैंने बताया था आप लोगों को कल ही कि आकलन जो होता है वह मूल्यांकन का एक भाग है। आकलन जो है वह क्या है, मूल्यांकन का ही एक पार्ट है। और आकलन के अंतर्गत आपका मापन को भी शामिल कर दिया जाता है। यानी मूल्यांकन जो होता है वो आकलन और मापन से क्या होता है, मिलजुल कर आपका बनता है। तो आगे हम जो अब पढ़ने वाले हैं यानी जो स्टार्ट करेंगे वो किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, वो मापन के बारे में हम देखेंगे कि मापन क्या होता है और मापन क्या नहीं होता है। तो मापन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में देखते हैं। मापन है क्या, अगर मैं बात करूं कि मापन यानी मापन की अगर मैं बात करता हूं तो मापन है क्या, मापन शब्द का जो अर्थ होता है वह आपका जो निकल कर आता है वह किससे निकल कर आता है, आपके मापने से माना जाता है। यानी मापन शब्द का जो अर्थ होता है वह मापने से होता है। और मापने का मतलब होता है आपका जो अर्थ निकलता है वो एक प्रकार से तौल से निकलता है। मापन का जो अर्थ निकलता है वह आपका किससे निकलता है,
तौलने से निकलता है। यानी जब किसी वस्तु का आप भार बताते हो, जैसे आप मार्केट जाते हो तो मार्केट जाते समय आप क्या करते हो, आप कहते हो मुझे 1 किलो चीनी दे दो, तो 1 किलो चीनी लेते हो, इसका मतलब मापन ही हुआ ना। यानी वो क्या करता है, एक जो दुकानदार होता है वह एक बाट उठाता है और बाट उठा के तराजू की एक तरफ रखता है, या आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आजकल तराजू आ रहे हैं उनमें, तो ऐसा नहीं होता है ना कि 1 किलो चीनी के लिए वो ऐसा करे कि एक मुट्ठी उठा के दे दे कि 1 मुट्ठी आप ले लो, 1 किलो एक हो गई, दूसरा कोई आया तो उसको 2 मुट्ठी दे दिया कि आप ये ले लो, 1 किलो आपकी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि मापन की जो प्रवृत्ति होती है वो एक निश्चित होती है, मापन जो होता है एक निश्चित होता है, और मापन में आपकी विश्वसनीयता भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आपके होने हैं, ये निश्चित है। अगर आप मार्केट जाते हो, मार्केट से कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, तो वहाँ पर मापन की प्रक्रिया में यही चीज़ें तो सारी की सारी होती हैं आपकी ना। तो दोस्तों जो मापन है क्या, इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि मापन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग पर जाकर यह लोगो देख के आप वहां पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट है वहां से आप वीडियो सभी के सभी सीटेट से संबंधित सभी वीडियो आपको मिल सकते हैं। तो इसीलिए साथ ही मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।